वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है, जिसमें एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज ला रही है अपने अंदर, वो हमने पढ़ा था। अब आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे डेरिवेटिव की सेकंड नंबर वाली, कौन सी, जिसका नाम क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब हम डेरिवेटिव को यूज करेंगे ये जानने में कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें जो गिवन फंक्शन होता है हमें कैसे पता चलता है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या मैं ये कहूँ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या हैं, पहले तो ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। एक आपके सामने मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे यहाँ पर और आपके पास आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ आंसर पुट कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ आंसर निकाल रहा हूँ। तो उनमें से मान लो जैसे मैंने यहाँ पर रखा एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर मैंने रखा -1, ठीक है, -1 रखा। तो -1 का जब आप स्क्वायर कराओगे तो आंसर कैसा आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। और फिर से देखना, मैं यहाँ पर -2 पुट कर रहा हूँ, -2 पुट करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा बोलो, प्लस का 4 आएगा, ठीक है। ऐसा मैंने किया। अब इसके बाद सेम इसी फंक्शन में, यही जो फंक्शन है सेम इसी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। तो जब मैं 1 पुट करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1। और जब मैं 2 पुट करूँगा तो मुझे पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, बोलो 4 आएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ये तो हो गया मेरा फंक्शन, जो मेरी एफ एक्स की वैल्यू आई है। एफ एक्स दरअसल वाई होता है ना आपका, तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है, वाई की वैल्यू। तो ये तो हो गया क्या हमारा एफ एक्स। और जो वैल्यू हमने पुट की हैं वो किसकी वैल्यू पुट की है, हमने एक्स की वैल्यू पुट की है, ठीक है। सेंटर में हमारे पास कौन होता है, ऑरिजिन 0, यहाँ से स्टार्ट होता है बात। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ तो 0 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा बोलो, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, 0 का स्क्वायर पुट करूँ तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब इस फंक्शन को आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पर जो नंबर है 0 के बाद मान लो 1 फिर 2, जैसे जैसे जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ वो वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे इनके जो आंसर है उनकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हाँ या ना। जैसे देखो मैंने 0 पर हमारा आंसर कितना आया है बोलो, 0 आंसर आया है, ठीक है। फिर हमने जब 1 रखा तो 1 रखने पर हमारा आंसर कुछ कितना आया, 1। फिर जब हमने 2 रखा तो 2 रखने पर हमारा आंसर कितना हो चुका है, 4। अगर मैं 3 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे में से मेरा यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं, एफ एक्स के जो आंसर आ रहे हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, मैं 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ, 6 रखूँ, तो ये आंसर बढ़ता ही जाएगा या कहीं पर रुक जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, वो ये ग्राफ बताएगा आपको। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ 0 पर तो 0, फिर 1 पर 1, फिर 2 पर 4 और 3 पर तक कहाँ पहुँच चुका होगा, 9, फिर ऐसे चलता जा रहा होगा ये। तो इधर ये वैल्यू कभी रुकेगी क्या, कभी नहीं रुकेगी सर, ये वाली बात क्लियर है। तो इससे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है बात कि ये जो ग्राफ है ये किसको दिखा रहा है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ से पता चल रहा है ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार फिर से सुनो अब बात को, जैसे मैंने -2 पुट किया था, -2 यहाँ पर, तो मेरा आंसर कितना आया था, ठीक है। अब मैं वैल्यू बढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या करने वाला हूँ, बढ़ाने वाला हूँ। तो बढ़ाऊंगा तो मैं -3 लिखूंगा या -1, -1 क्या लिखूंगा,
तो मैं अगेन वैल्यू अब बढ़ा रहा हूँ, -1 रख रहा हूँ, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, और फिर और बढ़ा रहा हूँ, -2 से वैल्यू -1 और बढ़ाई, और फिर और बढ़ा रहा हूँ, तो और बढ़ाऊंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 0। कितना आ रहा है आंसर, 0। जबकि इधर क्या हो रहा था सर, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर 0 रखा, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा था, 0। अब मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 1 रखा तो आंसर 1, और 2 रखा तो आंसर कितना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, अपनी वैल्यू को, जो मेरी x की वैल्यू थी, उनको मैं क्या कर रहा था, इंक्रीज। क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो मेरा जो आंसर था वो भी क्या होता जा रहा था, बोलो, इंक्रीज। अब लेकिन इधर ध्यान से देखो, इधर भी मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज, बढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा आंसर क्या हो रहा है, बोलो, डिक्रीज। आंसर क्या हो रहा है, हाँ या ना, दोनों केस समझ आ रहे हैं। वैल्यू इधर भी बढ़ा रहा हूं लेकिन वैल्यू बढ़ रही है, इधर वैल्यू बढ़ा रहा हूं लेकिन वैल्यू घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा दिखेगा सर, तो आंसर है -2 पर 4 आया हुआ कहीं पर, -1 पर 1, और फिर 0 पर आते आते 0। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, बोलो, डिक्रीज। ये फंक्शन क्या हो रहा है, वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज। वैल्यू बढ़ाने पर डिक्रीज हो रही है। तो ये वाला जो पार्ट है ये किसको दिखा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ये वाली बात आ रही है आपको समझ में, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि जब मैं लेफ्ट से राइट चल रहा हूँ, ये मेरा लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। जब मैं ओरिजिन में लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हूँ तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन बन जाता है, इंक्रीजिंग। और जब मैं यहाँ से, अब मैं फिर से चल रहा हूँ, मतलब लेकिन इस साइड से चल रहा हूँ, अब मैं फिर से लेफ्ट से राइट ही चल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एक फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है, सिर्फ इंक्रीजिंग हो सकता है, सिर्फ डिक्रीजिंग हो सकता है, या एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। ये बात आ रही है आपको समझ में, ठीक। जैसे अभी अब मुझे सर आप एक बात बताओ कि ये x² जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है। तो मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितने इंटरवल में जानना चाहते हो। अगर आप कहोगे कि सर मैं 0 से लेकर 5 तक जानना चाहता हूँ, मैंने आपको सर इंटरवल दे दिया, क्या इंटरवल दे दिया, 0 से 5। बताओ ये फंक्शन कैसा फंक्शन है 0 से 5 के लिए, तो आंसर है इंक्रीजिंग फंक्शन। 0 से 5 के लिए इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग आंसर आएगा। लेकिन अगर आप किसी रियल वैल्यू के लिए पूछ रहे हो तो फिर ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर देखो -∞ से 0 तक ये फंक्शन कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग, और 0 से ∞ तक ये फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग। तो एक जगह डिक्रीजिंग, एक इंटरवल में डिक्रीजिंग दिखेगा, एक इंटरवल में इंक्रीजिंग दिखेगा। तो इसका मतलब ये बहुत मैटर करता है कि आप किस इंटरवल के बारे में पूछ रहे हो, हाँ या ना। तो जब हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो इंटरवल की फॉर्म में ही बनाएंगे। तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या बनाई कि लेट आई, ये कोई एक इंटरवल है, ठीक है, ये लेट आई क्या है, कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल जिसमें आप जानना चाहते हो। और मेरे पास मान लो कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसमें सारी की सारी वैल्यू जो है वो कौन सी रखेंगे हम, रियल वैल्यू, गिवन डोमेन में, ठीक है। तो उस फंक्शन के लिए वो कहता है कि जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। कैसा फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा कि जब भी आपका x1 जो कि लेस देन है किससे, x2 से, x1 क्या है, लेस देन x2, और ये आप x1 की वैल्यू पुट करो और x2 को पुट करो अपने फंक्शन में, तो आपका जो fx1 का आंसर है वो भी लेस आ जाए या इक्वल आ जाए किसके, fx2 के, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। अब ये कोई भी बात आपको समझ नहीं आई कि ये कैसे बताया, ये सारी लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, ये लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ। देखो बड़े आसानी समझ जाओगे इस वाली लैंग्वेज को। जैसे बच्चों हमने फंक्शन क्या लिया था, fx इक्वल्स टू क्या लिया था, बोलो, x²। अब आपने कहा एक काम करो सर, आप सबसे पहले यहाँ पर 0 पुट करो, ठीक है, क्या पुट करो, 0, ठीक है, 0 पुट कर दिया, लो सर 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब मैं 1 पुट करने जा रहा हूँ, 1 पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं जैसे ही 1 पुट किया तो मेरा आंसर आ गया, 0 पुट किया, आंसर आ गया। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये जो 0 है ये 1 से लेस है या नहीं है, हाँ या ना बोलो, है या नहीं। या मान लो किसी बच्चे ने 2 भी पुट किया एग्जाम्पल के लिए, 2 का स्क्वायर, कितना आंसर आया, 4। अब सुनो, ये 0 लेस देन 1 है या नहीं है, 0 लेस होता है किससे,
1 से। तो 0 पुट करने पर जो आंसर आया है वो आंसर F1 से लेस आया है या नहीं? बोलो, ये जो आंसर है ये इससे लेस है या नहीं है? देखो फिर से सुनो, ये नंबर इससे लेस है, तो इसको पुट करने पर जो आंसर आया है ये वाला आंसर इससे कैसा है? लेस। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। समझ आ रही है बात? तो वो यही तो कह रहा है कि अगर आपका ये नंबर क्या है? लेस। किससे? इस वाले नंबर से। ये नंबर इससे क्या है? लेस। तो इन पर जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो भी अगर लेस हुई इस वाले फंक्शन की वैल्यू से, है ना, तो हम कहेंगे वो फंक्शन कैसा फंक्शन रहा होगा? इंक्रीजिंग। और ये मैंने आपको यहां पर प्रूफ भी करके दिखाया कि देखो, फिर से ध्यान सुनना, बताओ 1 लेस होता है या नहीं होता है 2 से? होता है। तो 1 लेस है 2 से। अब बताओ F1 का आंसर लेस आ रहा है या नहीं आ रहा है F2 के आंसर से? आ रहा है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन था? यही डेफिनेशन हमने बनाई। ये बात आपको क्लियर है समझ में? ठीक है। अच्छा, अब लेकिन हमने कहा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा जब ये हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आंसर कैसा आ जाए? इक्वल आ जाए। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया तो कैसा कर दिया कि उसने -1 पुट कर दिया, तो क्या पुट कर दिया? बोलो, -1। तो आंसर कितना आएगा? 1। अब आप ध्यान से देखो, -1 लेस होता है या नहीं होता है 1 से? -1 1 से कैसा है? लेस है। बट F-1 का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है F1 के? आ रहा है सर। ठीक है। अभी भी ये फंक्शन क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? इंक्रीजिंग। ठीक है। तो जब तक ऐसा होता रहे, कैसा होता रहे कि x1 लेस देन है x2 से और fx1 के आंसर fx2 के आंसर से लेस आए या उससे कैसे आए? इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे उस केस में वो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। ठीक है। लेकिन अगर इक्वल ना आए, हर बार कैसा आए? लेस ही आए। कैसा आए? अब कुछ ऐसा फंक्शन हो सकता है हमारे पास, जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसका आंसर कैसा आएगा? लेस आएगा। तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, मान लो आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x) इक्वल्स टू कितना? 2x। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन लिखा। ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं यहां पर 1 पुट करता हूं। क्या पुट करता हूं? 1 पुट किया मैंने, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं। ठीक है। 2 × 1 आंसर कितना आया? 2। और यहां पर 2 लिखा। ठीक है। तो × 2 क्या आंसर आया? बोलो, 4। अब 1 2 से लेस है या नहीं है? हाँ है। और F1 का आंसर लेस आया है या नहीं आया है F2 से? यस आया। अब मान लो ये इंटरवल, मान लो नेचुरल नंबर की बातें हो रही हैं। ये किसकी बातें हो रही हैं? सिर्फ नेचुरल नंबर की बातें हो रही हैं। तो आप 2 3 4 5 कुछ भी पुट करते जाओ, हर पीछे वाले नंबर का आंसर हर आगे वाले नंबर के आंसर से कैसा आ रहा होगा? लेस आ रहा होगा। तो स्ट्रिक्टली आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? हर बार कभी इक्वल तो नहीं आएगा। नेचुरल नंबर की बातें हो रही हैं, कभी क्या इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो जब इक्वल नहीं आएगा, आंसर लेस आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को ये बोल लूँ मैं कि यहाँ पर मान लो आप क्या पुट कर दो? -1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? तो उसने -1 पुट किया, तो कितना आंसर आएगा? -2 आंसर आया। तो आप देखना ध्यान से, -1 लेस होता है या नहीं होता है 1 से? हाँ होता है सर। ठीक है। तो F-1 का आंसर लेस आ रहा है या नहीं आ रहा है F1 से? बोलो, यस सर आ रहा है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि -1 जो है वो लेस होता है 1 से, बट F-1 का आंसर किसके इक्वल आ रहा है? दोनों का आंसर कैसा आ रहा है? इक्वल आ रहा है। F-1 और F1 का आंसर इक्वल आ रहा है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग तो है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जब भी आपका x1 लेस होता है x2 से, तो आपका जो fx1 है उसका आंसर क्या आता है? लेस आता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि x1 क्या है? लेस देन x2। तो उसके लिए ये भी देखने को मिला कि fx1 का आंसर कैसा आ जाता है? बोलो, इक्वल भी आ जाता है x2 के। तो वो ये कहता है कि x1 अगर लेस है x2 से, तो
तो अगर आपके fx1 का आंसर या तो लेस आ रहा हो या इक्वल आ रहा हो, किससे? fx2 से, तब तक आपका फंक्शन कैसा बना रहेगा? सिर्फ इंक्रीजिंग। लेकिन अगर हर बार आंसर लेस ही आए तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये समझ आया? अब ये तो बात हुई किसकी? इंक्रीजिंग की। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग की। फिर से अब क्योंकि आपको बात इंक्रीजिंग की समझ में आ गई तो डिक्रीजिंग की फटाफट से आ जाएगी। अब वो कह रहा है फिर से कि मान लो x1 लेस हो किससे? x2 से। ठीक है, x1 लेस हो x2 से, बट fx1 का आंसर ग्रेटर आता हो किससे? fx2 के आंसर से, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग कहलाएगा। क्लियर है बात? और अगर इक्वल ना आए, हर बार का आंसर कैसा आता रहे? ग्रेटर ही आए, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? मतलब सर देखो, इस बात का मतलब ये, मान लो किसी बच्चे को मैंने बोला कि -2x ये फंक्शन दे दिया मैंने किसी बच्चे को, ठीक है। अब उसने यहाँ पर 1 पुट किया। क्या पुट किया? 1। -2 × 1 आंसर कितना आया? और मैंने 2 पुट किया। 2 पुट करने पर उसका आंसर कितना आया? -4। हम जानते हैं क्या कि 1 लेस है किससे? 2 से। लेकिन मेरा जो f1 का आंसर आया है वो तो बड़ा आया है, किससे? f2 के आंसर से। हाँ या ना भाई? -2 तो बड़ा होता है ना, किससे? -4 से। तो 1 लेस है 2 से, बट f1 का आंसर f2 से ग्रेटर है, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? अभी हाँ, क्योंकि हमारा अभी क्योंकि इक्वल का केस नहीं बनेगा, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें इक्वल भी आ रहा हो, जैसे मैंने x² का आपको एग्जांपल दिया था, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो कैसा है? सिर्फ डिक्रीजिंग। सिर्फ डिक्रीजिंग। समझ आ रही है बात? क्लियर है यहां तक? तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की आपने डेफिनेशन पढ़ ली। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कैसे? तो मैं उसके लिए आपके सामने एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन रख रहा हूं। एक्सरसाइज 6.2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है? वो कह रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू क्या है? 3x + 17। 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, ठीक है। आपको इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी समझ में आ गया। तो आपके पास 2 तरीके हैं बच्चों। क्या 2 तरीके हैं? एक तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके दिखाओ, समझ रहे हो? जैसे मतलब एग्जाम्पल के लिए सिर्फ समझाना हो बच्चों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में लिख कर रहा हूँ, सिर्फ समझाना तो ऐसे समझा सकता हूँ। कैसे? कि मैं 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 × 1 + 17 आंसर कितना आया? 20। अब मान लो मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो 3 × 2 + 17 तो आंसर कितना आया? 23। अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि जो 1 है वो क्या है? लेस है, किससे? 2 से। बट जो f1 का आंसर आया है वो भी लेस आया है, किससे? f2 से। इसलिए मेरा जो फंक्शन है वो कैसा है? बोलो। सर इसके ऊपर बोलना तो नहीं है कि ये रियल नंबर के लिए है, नेचुरल नंबर के लिए बोल रखा है इंक्रीजिंग ऑन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हो गई बात? ये तरीका है इसको करने का, ठीक है। अब या सर एग्जाम में भी ऐसे लिख के आ जाएंगे, लिख के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ऐसे समझा सकते हो, ठीक। या दूसरा तरीका ये है कि मान लो लेट कर लो। लेट क्या कर लें कि x1 क्या है? लेस देन किससे? x1 लेस देन है किससे? x2 से। अब मुझे x के साथ किसका मल्टीप्लाई चाहिए? बोलो 3 का। तो मैं बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ? बोलो। करा सकते हो सर आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और दोनों साइड अपनी तरफ से 17 ऐड कर सकता हूँ। बोथ साइड मैंने क्या ऐड कर दिया? 17, ठीक है। बोथ साइड 17 ऐड कर दिया। अब आप देखो कि ये जो टर्म है ये लेस आ रहा है या नहीं आ रहा है? इससे लेस आ रहा है, इक्वल तो नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? लेस आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो ये फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? बोलो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये क्या कर दिया सर आपने? देखो फिर से सुनो,
मैंने माना कि कोई भी x1 क्या है, लेस है किससे, x2 से, तो फिर मैंने 3 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कराया, 17 ऐड कराया, तो देखो x1 लेस है x2 से, और 3x1 प्लस 17 का जो है वो क्या है, 3x2 प्लस 17 से भी कैसा है, लेस है। तो इसका मतलब x1 अगर लेस देन है x2 से, तो fx1 भी लेस आ रहा है किससे, fx2 से। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपका जो fx है वो कितना है बोलो, 3x प्लस 17 ही तो है। तो और आपने मान लो x1 पुट किया, x1 पुट करोगे तो कितना आएगा बोलो, 3x1 प्लस 17, और आप x2 पुट करोगे तो कितना आएगा बोलो, आया ना, यही आएगा। तो आपने माना कि x1 मान लो यहाँ पर जो रखा गया वो क्या है, लेस देन x2, तो वो कहता है इफ x1 लेस देन x2, और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि fx1 क्या आया है, लेस देन किससे, तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ आई बात आपको? इस तरह से आप या तो ऐसे करके दिखाओगे एग्जाम में, या ऐसे करके दिखाओगे, दोनों में से कोई दोनों मेथड ठीक है, दोनों मेथड बोर्ड के एग्जाम में। हाँ ठीक है। जो एग्जामिनर होगा वो इतना पढ़ा लिखा होगा कि ये बच्चा ये कहना चाह रहा है कि मैंने देखो छोटी ये वाला 1 क्या रखा है, लेस देन 2, बट मेरा f1 का आंसर भी क्या आया है, लेस देन 2, तो बाय द डेफिनेशन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, शो दैट फंक्शन fx इक्वल्स टू e पावर 2x कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, तो बहुत आसानी से कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को। देखो आपको पता है कि अगर आप x1 पुट करो, क्या पुट करो, x1, ठीक है, तो बताओ आंसर कितना आएगा, e की पावर 2x1, और अगर आप x2 पुट करो तो e की पावर 2x2, आप x की जगह x2 रख दोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो आप मान लो कि लेट x1 क्या है, x2 से लेस है, ये कोई नंबर x1 लेस है किससे, x2 से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, करा सकते हैं, इनइक्वालिटी तो पढ़ी है ना आपने, 2 से मल्टीप्लाई तो हम करा सकते हैं पॉजिटिव नंबर का, तो कोई इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपनी तरफ से टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो एक्सपोनेंशियल इधर लोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x1, और इधर e की पावर 2x2, बट ये तो आपने कहा था कि fx1 है, आया ना बोलो, और ये आपने क्या कहा था, ये क्या है, fx2। तो अब आप लेकर चले ये कि x1 लेस है x2 से, और आपने प्रूफ क्या करके दिखा दिया कि fx1 क्या है, लेस है fx2 से। इसलिए हर हाल में बाय द डेफिनेशन ये फंक्शन कैसा होगा, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? इस तरह से आप कर सकते हो बड़े आसानी से। ध्यान दो बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं थ्योरम नंबर 1। अब आपने डेफिनेशन पढ़ ली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, अगर मान लो आपका कोई भी फंक्शन है और वो फंक्शन कैसा फंक्शन हो, कंटिन्यूस हो इस ए बी इंटरवल के अंदर, ठीक है, और ऑल्सो वो कैसा हो, डिफरेंशिएबल भी हो इस ए बी इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल और यहाँ पर क्लोज है। कंटिन्यूस कहाँ पर, क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल कहाँ पर, ओपन इंटरवल में। तो यानी वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है कोई फंक्शन, तब उस केस में वो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, कब, अगर आपके डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा हो। ठीक है, वो फंक्शन स्ट्रिक्टली कैसा होगा, डिक्रीजिंग, अगर आपके डेरिवेटिव का, उस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर कैसा आ रहा हो, लेस देन 0, और अगर आपके डेरिवेटिव का आंसर इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। ना तो वो इंक्रीजिंग होगा और ना डिक्रीजिंग, वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, क्या प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मान लो कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कब, जब f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो जो चैप्टर नंबर आपका 5 था
वहां पर एक थ्योरम आती है मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होती है वो मीन वैल्यू थ्योरम? वो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूस हो, कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक वैल्यू c एग्जिस्ट करती होगी। जैसे एग्जांपल के लिए कोई इंटरवल है, मान लो 2 से लेकर 7 तक, तो 2 से लेकर 7 तक कई नंबर आते हैं, 3, 4, 5, है ना, कई सारे नंबर आते हैं। तो वो कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो वहां पर उस गिवन इंटरवल के बीच में कहीं कोई एक वैल्यू जरूर एग्जिस्ट कर रही होती है, सच दैट एफ डैश सी किसके इक्वल होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये वहां पर मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ भी होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर उसका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सीधा आपका रिजल्ट लिख लिया मैंने। ये किसका रिजल्ट है, मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को मैं लेकर चल रहा हूँ। अब देखो ध्यान से सुनो बात को। मैंने माना कि x1 क्या है, लेस किससे, क्योंकि मेरी जो डेफिनेशन में पढ़ के आया हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, उसमें ये पढ़ा है मैंने कि अगर x1 क्या हो, लेस देन x2, और अगर ये प्रूफ हो जाए कि fx1 लेस है किससे, fx2 से, तो ये प्रूफ हो जाएगा ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। x1 लेस है किससे, x2 से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा अगर मीन वैल्यू थ्योरम से हम लगाएं तो मीन वैल्यू थ्योरम से देखना क्या बनेगा। मीन वैल्यू थ्योरम से ये बनेगा कि b यहाँ पर किसका, b कौन है यहाँ पर, x2, और a यहाँ पर कौन होगा, x1, ठीक है। और अपॉन में क्या, x b की जगह क्या लिखोगे बोलो, x2, और साथ में क्या लिखोगे, x1, ठीक है। और इधर क्या चल रहा होगा, f डैश, मान लो कोई c चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, f डैश c, या c की जगह मैं x ले लेता हूँ यहाँ पर फिलहाल, कि ये x1 और x2 जो इंटरवल है उनके बीच में क्या लाई कर रहा होगा, कोई x। यहाँ पर जो इंटरवल मैं लेकर चल रहा हूँ, क्या लेकर चल रहा हूँ, x1 और x2, इस इंटरवल के बीच में कोई x लाई कर रहा है, सच दैट कि मीन वैल्यू थ्योरम वहाँ पर मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या कि ये जो fx2 है और माइनस ये जो fx1 है, ठीक है, ये किसके इक्वल रहा होगा, बोलो। तो आंसर है f डैश x इंटू में क्या, x2 माइनस x1 के। ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। इसमें कोई डाउट है, ये चीज किसके इक्वल रही होगी, बोलो, f डैश x इंटू में x2 माइनस x1। अब मान लो कि f डैश x जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन कैसा है, 0 है, ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो f डैश x है ये ग्रेटर देन 0 है, और आपने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि x1 कैसा है, लेस देन x2, तो x2 माइनस x1 करोगे तो उसका आंसर भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना। अगर x1 लेस है x2 से तो x2 माइनस x1 का आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है ये वाली बात। और हमने ये भी हमें पहले से गिवन है कि f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0, या मैं मान लेता हूं कि इफ f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0, तो अब ये वाली जो क्वांटिटी ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो इस चीज का जो आंसर है ये भी कैसा हो जाएगा, बोलो। इस चीज का जो आंसर है वो भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो दो ग्रेटर देन 0 कोई क्वांटिटी हो उनका प्रोडक्ट कराओगे तो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। हाँ या ना, क्लियर है ये बात। अब ये इधर माइनस का चल रहा है, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, बोलो, प्लस का। fx2 का जो आंसर है वो ग्रेटर आ रहा है किससे, fx1 से। आया या नहीं आया, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं क्या हम, fx2 का आंसर ग्रेटर है fx1 से, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि fx1 का आंसर क्या आ गया, लेस किससे, fx2 से। आप लेकर क्या चले थे कि x1 क्या है, लेस देन x2, और साथ में प्रूफ करके दिखा दिया कि fx1 क्या है, लेस किससे, fx2 से। किस कंडीशन पर, जब f डैश x क्या लेकर चले थे आप, ग्रेटर देन 0। ये वाली बात आ रही समझ में।
अब उस केस में ये प्रूफ हो गया। तो अगर x1 लेस हो x2 से और fx1 लेस देन आ जाए किससे, fx2 से, तो ये कंडीशन किसकी होती है बोलो? यस, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ आ गई बात? तो हमने आज प्रूफ करके दिखा दिया मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से कि अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया तो वो जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जिस तरह से आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किया है सेम इसी तरह से आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी प्रूव कर सकते हो। वहां पर f डैश एक्स क्या लेकर चलोगे? लेस देन 0, तो वहां पर लेस देन का साइन आएगा। फिर आपका fx1 का आंसर ग्रेटर आएगा किससे? fx2 से। तो वो केस की कंडीशन आ जाएगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन आ जाएगी। तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हो। अब एक बार फिर से, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और कंटिन्यूअस हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब मैं इसी को लेकर चला, मैंने कहा मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है और उसका इंटरवल क्या है? x1 से x2, ये इंटरवल है। तो आपने fx1 रखा, fx2 रखा, ठीक है, और साथ में मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर ये a है और ये क्या है? b है। तो आपने a और b की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और आपने माना कि x1 और x2 के बीच में कहीं पर क्या लाई करता होगा? कोई x लाई करता होगा। तो जैसे उसने कहा था कोई c लाई करता होगा, ऐसे मैंने क्या माना? कोई x लाई करता होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों? इसके बाद मैंने इस चीज को इसके मल्टीप्लाई में लिखा, तो ये किसके इक्वल आ गया? दिस इंटू दिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा कि अगर मान लो f डैश एक्स क्या हो, जो डेरिवेटिव हो वो ग्रेटर देन 0 हो, और ये वाले पार्ट पहले से हमने कहा है कि ये कैसा रहा होगा? ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि x1 छोटा है और x2 बड़ा है। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या आ रहा होगा? ग्रेटर देन 0। ये इधर आ गया। इससे पता चल गया कि fx1 क्या है? लेस किससे? fx2 से। तो ये कंडीशन किसकी कंडीशन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। ठीक है, ये हमने थ्योरम प्रूव कर ली। तो अब आगे से हम क्या करेंगे? आगे से हम ये करेंगे कि हमारे पास जब भी कोई एक फंक्शन आएगा तो उस फंक्शन का हम क्या निकाला करेंगे? बोलो, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का आंसर अगर बड़ा आया 0 से तो हम क्या कह दिया करेंगे? डायरेक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कम आ गया 0 से तो क्या कह दोगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है बात? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको चेक करके बताना है कि fx इक्वल्स टू साइन एक्स, fx इक्वल्स टू साइन एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। fx इक्वल्स टू साइन एक्स 0 से π/2 इंटरवल के लिए। किस इंटरवल के लिए बच्चों? 0 से π/2 के लिए चेक करके आपको बताना है कि ये कैसा फंक्शन है। मुझे नहीं पता कि उसने दे रखा है या नहीं दे रखा है, हम चेक करते हैं। अब हमने थ्योरम से क्या सीखा है? देखो ध्यान दो, हमने ये सीखा है कि हम सबसे पहले फंक्शन का क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? कॉस एक्स। अब किस इंटरवल की बातें करनी है हमें? बोलो, 0 से π/2 आया ना? बोलो, 0 से π/2 की बात करनी है। अब 0 से 90 डिग्री के लिए, 0 से π/2 के लिए cos x के आंसर कैसे होते हैं? तो आंसर, सारे आंसर कैसे होंगे? पॉजिटिव। 0, 30, 45, 60, 90 सब पर आंसर कैसे होते हैं? पॉजिटिव आंसर होते हैं। तो f डैश x का आंसर कैसा आ रहा होगा? बोलो, पॉजिटिव। x की किसी भी वैल्यू के लिए इस इंटरवल में x के लिए जो इतने भी आंसर आ रहे होंगे वो कैसे आ रहे होंगे? बोलो, पॉजिटिव। क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन क्या? अरे बोलो, पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या हो गया कि f डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0। और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ रही बात? पॉजिटिव का मतलब समझ, तो जब पॉजिटिव आंसर आ रहा हो इस बात का क्या मतलब होगा? ये तो हो गया हमारा 0। इधर हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, और इधर हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव आंसर आने का मतलब हमारा जो वैल्यू है वो सब इधर लाई कर रही होगी, क्योंकि यहां पर तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? बोलो, कांस्टेंट फंक्शन। तो 0 की तो बात ही नहीं हो रही। अब पॉजिटिव जब भी आंसर आएगा इस बात का मतलब फंक्शन हमारा कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
और इधर आएगा कोई भी आंसर तो क्या आएगा बोलो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही तो है बस केवल। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा जो डेरिवेटिव का आंसर है वो इस इंटरवल के अंदर, मतलब मैं x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो मेरा आंसर कैसा आ रहा है, बस आपको ये चेक करना है कैसा आएगा सारा आंसर। अरे 30 डिग्री पर आपका आंसर पॉजिटिव होता है, 45 पर पॉजिटिव, 90 तक आपने देखा सब पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है यानी कि f' क्या है, ग्रेटर देन 0, इसलिए वो कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मान लो वो कहता है कि आप चेक करके बताओ π/2 से पाई के लिए, कहां से कहां तक के लिए बच्चों, π/2 से पाई के लिए। π/2 से पाई का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, देखो 0 से लेकर π/2 तक हो गया हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और π/2 से पाई के लिए ये कैसा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, देखो हमारा f' जो आया है वो cos x है ना, इस इंटरवल के लिए जो हमारा f' है उन सब के आंसर कैसे आ रहे होंगे, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। π/2 से पाई के बीच की किसी भी एंगल के लिए cos की सारे आंसर कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए इस इंटरवल के लिए आंसर कैसे आ रहे होंगे, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव आए। और नेगेटिव का मतलब बताओ क्या हो गया कि f' क्या है, लेस देन 0 है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस इंटरवल पर, इस पर नहीं, इस इंटरवल पर ये जो फंक्शन है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात आ गई समझ में, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। 0 से पाई के लिए अगर हम बात करें तो 0 से पाई के लिए क्या हुआ, 0 से π/2 तक तो ये कैसा हुआ, आया आंसर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब था, बोलो पॉजिटिव आया, तो इसलिए यहाँ पर कैसा था, इंक्रीजिंग। फिर π/2 से पाई तक कैसा आया, तो पहले ये बढ़ रहा है और फिर ये उतना घट रहा है, तो इसलिए 0 से पाई के लिए, क्योंकि वो दोनों तरह के आंसर दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है और नेगेटिव भी दे रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ना तो वो इंक्रीज हो रहा है और ना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या लिखोगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आया ये क्यों लिखा, क्योंकि इस इंटरवल में 0 से π/2 तक तो वो बढ़ा और फिर π/2 से पाई तक वो घटा, तो बड़ा जितना बड़ा उतना ही घट गया, तो बताओ लास्ट में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो आंसर ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 4, f(x) इक्वल टू क्या गिवन है, 2x² - 3x, और इसके लिए इंटरवल क्या है बच्चों, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें इंटरवल फाइंड करके देना है, तो देखो कैसे फाइंड करोगे, सुनो ध्यान से, आप f' निकालो, कितना आएगा, 4x - 3, क्लियर है यहां तक, आपने क्या निकाला, डेरिवेटिव। अब फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए बताओ क्या होना चाहिए, f' जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, आया ना। अब मेरा f' कितना आया है, 4x - 3, ठीक, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या चल रहा है, 4x, 4 डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो x क्या आ गया, 3/4, तो x की जो वैल्यू है वो क्या होंगी, ग्रेटर देन 3/4, तो बताओ क्या इंटरवल बना, तो आंसर है 3/4 से कहां तक, इंफिनिटी तक, ओपन इंटरवल बना दो, 3/4 से इंफिनिटी तक। समझ आ गई बात। अब मान लो आपको निकालना है किसके लिए, फॉर स्ट्रिक्टली, सर ये 3/4 बिल्कुल लोअर वैल्यू है कि जिस पे तो स्ट्रिक्टली 3/4 से इंफिनिटी के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी सबके लिए ये फंक्शन कैसा होगा, हर वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब मान लो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पता करना है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमें पता है कि f' क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब f' कितना है, 4x - 3, लेस देन 0, ये 3 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो गया, और इधर क्या चल रहा है, 4x, x लेस देन क्या आएगा, 3/4, तो x लेस देन 3/4 का क्या मतलब हो गया कि 3/4 से
इधर साइड में चलोगे तो क्या आएगा बोलो, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उन सब पर ये जो फंक्शन है वो कैसा रहा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। अब इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा किया उन्होंने, क्या किया, फंक्शन दे दिया और उसने इंटरवल नहीं बताया। ठीक है, अगर वो मान लो इंटरवल दे देता हमें तो हम क्या करते, तब भी हम डेरिवेटिव निकालते और इससे इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू पुट करके देखते। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा होता तो हम क्या कहते कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और मान लो ये इंटरवल भी हमें दिया होता और इस पर वो चेक करने के लिए बोलता तो हम क्या करते बोलो, f' निकालते और इस इंटरवल के बीच की कोई एक वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता तो हम क्या कहते, ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ पर, इस इंटरवल पर। समझ में आ गई बात। लेकिन उसने इंटरवल पूछा था तो हमने उल्टी कंडीशन ली, हमने कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये पता चल गया हमें, और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होना चाहिए, तो ये इंटरवल पता चल गया। ठीक है, इस तरह से करोगे आप 4th नंबर। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।